तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो धीरे धीरे अब परिणाम तस्वीरें और भी ज्यादा साफ करते जा रहे हैं और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, आइए मैं उनके पास चलता हूं और बातचीत चालू करता हूं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, ये जो शुरुआती नतीजे आए खासकर दो जगह पर तो ये पता चल गया कि बोर्ड किसका बन रहा है, एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस। क्या स्टार्टिंग में कहेंगे आप? स्वप्निल जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह तीनों नगर निगम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो एक रास्ता दिखाया बाहर जाने का और साथ में कांग्रेस का जो साथ दिया, सम्मानीय अशोक गहलोत जी की जो नीतियां थी जन कल्याणकारी पे मोहर लगा के ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे हैं उन पे अब जनता विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी जो विचार रखती है, लोक कल्याण का काम करती है, उस पर उन्होंने मोहर लगाने की पूरी कोशिश की और मतदान में ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रमित करके, गुमराह करके जो मतदाताओं को प्रभावित करती थी, वो उनका तरीका नहीं चला। तो जोधपुर साउथ में आपको लगता है कि वहां के बाशिंदे भ्रमित रहे और बीजेपी का बोर्ड बना दिया? नहीं, मैं अभी कहना चाहता हूं जोधपुर साउथ की जो भी बात कर रहे हैं, मैं अभी आपके चैनल पे ही देख रहा था, वहां के अभी कुछ परिणाम और बाकी आने हैं। सर 80 में से 41 क्लियर है, उसमें क्या बात करेंगे? परिणाम आने हैं, क्लियर है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह जनता ने, जोधपुर की जनता ने भी कांग्रेस को पूरा सहयोग करने की कोशिश करी, बट हो सकता है किन्हीं कारणों से जोधपुर के अंदर हम सफलता नहीं प्राप्त कर सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बट हमने जो नहीं, पर फिर इसमें ये है ना कि वैभव गहलोत के प्रयासों का मिला जुला ही असर रहा। 50-50 खेला उन्होंने, कोई बहुत आउटशाइन तो किया नहीं और वैसे भी वो सीएम का गृह क्षेत्र है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ वैभव गहलोत जी का प्रभाव इतना ज़्यादा रहा है कि आज जो हमारी दोनों निगमों के अंदर जो संख्या आई है जीत की, वो वैभव गहलोत जी के, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यशैली है, जो नीतियाँ हैं, उनके ऊपर जनता ने अपना मतदान किया है और उसी मतदान के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या कहाँ कमी रह गई? बहुत एक्साइटमेंट तो आज बीजेपी में नजर नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे उनका एक्साइटमेंट आज कम लग रहा है। शुरुआत तो बहुत एक्साइटेड की थी। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, समझाइए। ये राजस्थान में अगर हम 2003, 2008 और 2013, 2018 की बात करें तो 2008 में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती है और उसके बाद जो निगमों के चुनाव होते हैं, 6 के 6 मेयर कांग्रेस के जीत के आते हैं। जोधपुर और कोटा में बोर्ड भी कांग्रेस बनाती है और जयपुर में भी मेयर उनका जीतता है, बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का बनता है। 13 में हमारी सरकार आती है, सातों के सातों निगमों में बोर्ड भी हम बनाते हैं और मेयर भी हम बनाते हैं। 2018 के जब चुनाव हुए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहले तो हमने जो 3 निगमों के चुनाव हुए पहले फेज में, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, उसमें हमने 3 में से 2 जीतें हमने हासिल की। ठीक है। और आज जो भी परिणाम आए हैं तो ये तो देखिए कि जोधपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और कोटा नॉर्थ में कांग्रेस, कोटा नॉर्थ की बात करें तो वहां कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल मिल चुका है ना। अभी देखिए यहाँ पे मैं अभी आपका चैनल देख रहा था तो 2 बातों से मुझे बड़ा गहरी शंका हो रही है। एक तो आपके जो संवाददाता हैं जोधपुर में, उन्होंने अभी कहा कि अगर सियासत का कोई खेल नहीं चला तो भारतीय जनता पार्टी जोधपुर दक्षिण में अपना बोर्ड बनाएगी क्योंकि उसका बहुमत आ चुका है। अभी आपके संवाददाता ने यहाँ पे जयपुर में जो प्रत्याशी जीत के आए मनोज मुदगल, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जब जयपुर में मेयर के चुनाव हुए थे तो मनोज भारद्वाज को विष्णु लाटा ने हराया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में जो पाप दिख रहा है वो समझ में आ रहा है। ठीक है। आप देखिए 3 तारीख को आज परिणाम आ रहे हैं, देखिए 10 तारीख को आप मेयर का नहीं, अब आशीष जी, अब आपको भी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो ये कि अगर कोई सियासत का खेल नहीं चला तो बीजेपी ही मेयर बनाएगी, ये मैंने कहा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बता दूं। आज एक वीडियो बड़ा चर्चाओं में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। थोड़ी देर पहले सीएम गहलोत ने भी उसे ट्वीट कर भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। पहली बात, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई सियासत का बहुत बड़ा गेम नहीं होता है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बीजेपी उस बोर्ड में अपना मेयर बना लेगी। पॉइंट नंबर 2 ये सर कि अगर राजस्थान में कड़ियां जोड़ने का इतिहास रहा है तो उस कड़ियों को जोड़ा ही विकास के लिए जाता है।
ये तो आप लोगों ने सभी ने घुट्टियां पिलाई हैं, तो अब विकास के लिए एक धड़ा देख तो रहा है कांग्रेस की ओर। मतलब कांग्रेस उतना भी विनाश के रास्ते पर नहीं है जितना बीजेपी कहती है, हो सकता है वो विकास के रास्ते पर हो। नहीं, कड़ी से कड़ी जोड़ना है तो वो परंपरा को तो हमने तोड़ दिया ना। बताइए आप स्वप्निल जी, जो कड़ी से कड़ी जोड़ने की परंपरा थी उसको तो हमने, अभी मैंने बताया ना आपको, बीकानेर निगम का चुनाव हुआ, उदयपुर का हुआ, भरतपुर को हुआ, 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आज भी जो परिणाम आ रहे हैं उसमें से सर सियासत रातों रात बदल जाती है आशीष जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आप जिन चुनावों को बात कर रहे हो उसके बाद आपको एग्रेसिव होने का मौका मिला, उसके बाद एक पीरियड पर आपको कांग्रेस पर अटैकिंग होने का मौका मिला। आज एक जोधपुर के निगम में आप बोर्ड बनाते हैं और दूसरे में पिछड़ रहे हैं, तो मामला मिला जुला है। ऐसा नहीं है कि पूरा शहर आप पे ट्रस्ट कर गया। कोटा में भी साफ हो गया कि पूरा शहर तो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। बोर्ड बनाना एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए जोधपुर में स्वप्निल जी बोर्ड बनाना अपने आप में एक संकेत है कि आप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक बोर्ड बनाने में सफल हुई है, तो इसका एक संदेश भी तो जा रहा है। संदेश ये भी जा रहा है ना, दूसरा क्यों नहीं गया? कोई अपने शहर को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब ये भी संदेश जा रहा है कि दोनों जगह दोनों बने हुए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी बने हुए हैं और सीएम अशोक गहलोत भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत बढ़त हासिल कर ली एक दूसरे के ऊपर। निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से जोधपुर, अगर जोधपुर उत्तर की बात सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कमेंट कर लें, फिर मैं मेरे सहयोगी आरएलपी, मेरे दोस्त, मेरे मेहमान आरएलपी नेता छुट्टन यादव के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र जी आप जो कहना चाह रहे हैं कह ले संक्षिप्त में। मैं स्वप्निल जी ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथी जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रतिनिधित्व दे रहे हैं उनको शायद ये ध्यान नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता कितनी बड़ी है। एक बोर्ड के कारण से मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को राजस्थान के पैमाने पर नहीं नापा जा सकता है। ये इनका गलत सोच है, ये मैं कहना चाहूंगा यहाँ। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। छुट्टन यादव जी, कैसी खबरें मिल रही हैं आपको अपने प्रत्याशियों को लेकर? स्वप्निल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, खबरें आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता और जनार्दन देख रही है, लेकिन जी बोलें छुट्टन जी, बोलें आप। कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने जो निकल कर आ रहे हैं तीनों नगर निगम के, हम उनसे संतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो समय था वो समय हमें कम मिला नगर निगम चुनाव लड़ने का अभी तक। और जहां भी हमारा वोट प्रतिशत चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, कहीं ना कहीं हम हमारे जो मतदाता हैं उन मतदाताओं का कहीं ना कहीं हमने एक प्रतिक्रिया जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे को राजस्थान में मिली, वैसा ही प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं देखने को हम सब लोगों को तीसरे मोर्चे में इस नगर निगम के चुनाव में मिली है। स्वप्न जी, तो मतलब जो आपका लक्ष्य था उसके आसपास आप हासिल कर चुके हैं, अब आगे बढ़ने का रास्ता बनाएंगे। जी बिल्कुल। छुट्टन यादव जी, आपके पास मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। मेरे सहयोगी गोवर्धन जुड़ रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है कि उनके साथ महेश जोशी जी हैं। गोवर्धन, आपके पास आ रहा हूं, शुरुआती प्रतिक्रिया भी लें और ये भी उनसे जानने की कोशिश करें कि कल ही बिल आया और आज ही उनकी पार्टी के लोग भी बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। मतलब जोश में होश ना खोएं भाई, एक अपील जारी कर दें। बिल्कुल, देखिए, सरकारी मुख्य सचेतक और जयपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि जो चुनाव नतीजे आए हैं नगर निगम में जयपुर में, वो कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप ही लगते हुए दिख रहे हैं। महेश जोशी की भी चुनाव प्रचार से लेकर चुनावी रणनीति बनाने में प्रमुख भूमिका थी। हमारे साथ महेश जोशी मौजूद हैं। महेश जी, नतीजों को किस रूप में देखा जाए और इसका क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए? देखिए, क्रेडिट तो जनता को ही है। हमने एक नया स्वरूप जनता के सामने पेश किया, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, माननीय शांति धारीवाल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, कि भविष्य को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए जयपुर और भविष्य को देखते हुए कोटा और जोधपुर, इनमें एक की बजाय दो नगर निगम काम करें तो जनता की ज़्यादा अच्छे से सेवा हो पाएगी। सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना कंसेप्ट है। गांधी जी भी कहा करते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तभी लोगों को सत्ता का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो हमने ये सोच के कि जितना विकेंद्रीकरण करेंगे उतना लाभ मिलेगा। हमने वार्ड छोटे किए जिससे लोगों को अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढने के लिए
जो शहरी सरकार का उनका प्रतिनिधि है उसको इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना पड़े। हमने एक की बजाय 2 निगम किए, क्योंकि जब छोटे वार्ड किए तो गिनती 250 वार्डों के लगभग आ रही थी। एक सदन में 250 लोग बैठे हैं, ये भी संभव नहीं था, वो विकेंद्रीकरण भी नहीं होता, इसलिए 2 निगम बनाए और जनता ने इस निर्णय को सराहा है। आज हम उम्मीद करके चलते हैं 3 या 4 नगर निगम में कम से कम हम अपना बोर्ड बनाएंगे। जयपुर में काफी जो हेरिटेज है उसमें भी आपका दखल पूरा रहा है। क्या बाड़ेबंदी कांग्रेस करेगी या सीधे वैसे जाएगी? क्या रणनीति अभी तक क्या बनाई है आप लोगों ने? कब पार्षदों की बैठक बुलाएंगे? भाई चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद आज ही पार्षदों की बैठक बुला सकते हैं, कल सुबह ही बुला सकते हैं। जैसा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा हम उसके अनुरूप काम करेंगे। और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि जयपुर हेरिटेज में हमें किसी भी प्रकार से किसी और के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग कांग्रेस के विचारधारा में यकीन करते हैं, जो किसी कारण से जिनको हम टिकट नहीं दे पाए और वो कांग्रेस के या ये कहें कि निर्दलीय के रूप में उन्होंने फॉर्म भरा, अगर वो आज भी कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास करते हैं तो हमें उनका साथ लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें चाहते हैं कि एक सामंजस्य के साथ में और एक अच्छे स्पष्ट बहुमत के साथ में हम जयपुर हेरिटेज के लोगों की और चाहे ग्रेटर के निवासियों की हम सेवा करना चाहते हैं। हेरिटेज में अभी तक कोई बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा है जिसको आप मेयर बनाए, तो क्या हेरिटेज में आप हाइब्रिड फार्मूला लेकर के उसके तहत कोई बाहरी नॉन पार्षद को मेयर बनाएंगे? देखिए, हाइब्रिड फार्मूला तो एक बहुत ही ऐसी परिस्थिति में जबकि कोई विकल्प ही ना हो, जब कोई विकल्प ना हो तब के लिए हाइब्रिड फार्मूला बनाया गया है। यूं तो चूंकि नियम है तो कभी भी लागू हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी मंशा नहीं रही कि वो हाइब्रिड फार्मूले के तहत ही मेयर का निर्णय करे। हाइब्रिड फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उस परिस्थिति में जब कोई अन्य विकल्प ना हो तब लागू करने की बात सोची गई थी। मैं समझता हूं कि ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। हेरिटेज में हम बोर्ड बनाएंगे तो हमें हेरिटेज में जो जीते हुए पार्षद हैं उनमें से हमें मिल जाएगा मेयर बनाने के लिए, और हम कोशिश करेंगे ग्रेटर में भी हम लोगों का साथ लेके जो लोग निर्दलीय जीते हैं या जो कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हैं उनके सहयोग से हम बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जीत का कई जगह जश्न देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि कई जो कार्यकर्ता हैं वो हेल्थ प्रोटोकॉल को भूल करके, आपके कई नेता भी बिना मास्क लगाए हुए खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। कल ही राजस्थान विधानसभा में मास्क को अनिवार्य करने वाला कानून पारित हुआ। राजस्थान इसमें अग्रणी प्रदेश बना है, लेकिन इसके बावजूद आप ही की पार्टी के नेता मास्क के बिना नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अपील करना चाहेंगे उन नेताओं से भी? मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार अपील करते रहे हैं। सरकार के स्तर पर भी नो मास्क नो एंट्री का अभियान चलाया गया, मास्क वितरण का अभियान भी चल रहा है। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, मास्क का उपयोग करें, बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलें, और किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने ऑफिस हो, अपने संस्थान हो, अपना घर हो, वो बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दें। आज जब तक वैक्सीन नहीं बनता है, मास्क ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो कोरोना को रोकने का है। आखिरी सवाल, ये जो नगर निगम के नतीजे आए हैं, क्या इनको सरकार के कामकाज पर मोहर के तौर पर देखा जाएगा, और उसका क्रेडिट अगर पॉलिटिकली देखा जाएगा तो आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, क्रेडिट तो सरकार को, मुख्यमंत्री को होता है, उनको क्रेडिट है भी। उनका निर्णय था कि हम एक की बजाय 2-2 निगम करें, उनके काम के आधार पर हमने वोट मांगे। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये एकमात्र आधार नहीं होता सरकार के कामकाज के आकलन का। सरकार के कामकाज का आकलन कई तरीके से जनता करती है, और मुझे विश्वास है कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर जनता के सामने खरी उतरी है। हर जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार ने, चाहे विकास की हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देने की हो, या अन्य सामाजिक सरोकारों से मतलब हो, सब जगह राजस्थान की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसलिए जहां हम जीते हैं वहां भी सरकार के कामों पे मोहर है, और अगर हम किसी कारण से कहीं नहीं जीत पा रहे हैं तो वहां सरकार के प्रति किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम जब चुनाव प्रचार में गए कहीं भी किसी ने सरकार के कामकाज की शिकायत नहीं करी। तो मैं ये मानता हूँ शिकायत नहीं करना ये बहुत बड़ी बात होती है। सरकार के कामकाज पे सारी जनता, सरकार के कामकाज से सारी जनता खुश है, और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि हम लगातार जनता की सेवा करते रहेंगे। तो नगर निगम चुनाव के नतीजों को सरकार के कामकाज पर मोहर के तौर पर भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ कई जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर लगी हुई थी। तो नतीजे जैसे जैसे आते जा रहे हैं तो कहीं खुशी
कहीं गम वाला माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी 2 से 3 घंटे बाद पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन राजधानी जयपुर में अगर देखा जाए तो हेरिटेज में कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी लगता हुआ दिख रहा है और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो जयपुर के नेताओं की है। यहाँ जो भी नतीजे आए हैं उनमें सरकार के कामकाज के साथ साथ जो स्थानीय विधायक और नेता हैं उनको भी क्रेडिट जरूर राजनीतिक तौर से जाएगा और उसकी खुशी का एहसास भी इन नेताओं के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। हालांकि चुनौती बड़ी इस बार होगी क्योंकि 2 नगर निगम है और विकास के कामकाज कराना, जितने बड़े बड़े वादे किए हैं उन वादों पर खरा उतरना कांग्रेस के इन बड़े नेताओं के साथ साथ जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, जो पार्षद जीत के आए, उनके लिए भी ये चुनौती से कम नहीं रहेगा क्योंकि ठीक है, शुक्रिया गौर साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। मेरे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं। छोटन यादव जी, आपसे बातचीत बीच में रुकी, मैं जानना चाहता हूं आरएलपी की नजर में ये जिस तरह के भी नतीजे आ रहे हैं इसके मायने क्या हैं आरएलपी की नजर में? आरएलपी की नज़र में जो नतीजे जो आ रहे हैं वो नतीजे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरएलपी को मजबूत और स्थिति में ले जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मिथ्ये लोगों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों में बना हुआ था कि आरएलपी तो गांव की पार्टी है, शहर में इसका कोई वर्चस्व नहीं है, इसीलिए आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देश के अनुसार आरएलपी ने यह तय किया कि नगर निगम में हम स्पष्ट रूप से चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमारी वो नगर निगम के प्रत्याशियों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन देखिए राजस्थान की जनता के सामने मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, चुनाव चाहे बड़े हों या छोटे हों, उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं वो लोगों के मूड का एक रिफ्लेक्शन होते हैं। इस वक्त एक रिफ्लेक्शन है, मैं मान सकता हूं कि वोटिंग परसेंटेज में आपको तीसरे मोर्चे की संभावना नजर आ रही हो, लेकिन फिलहाल वो मूड का जो रिफ्लेक्शन है या तो कांग्रेस के प्रति है या बीजेपी के प्रति है, वो उनका वोट देखना चाहते हैं। लेकिन आप इस फिनोमिना को क्या कहेंगे कि मतलब अभी भी लोग आपको क्या लगता है ये वोट कांग्रेस के अगेंस्ट पड़े या बीजेपी के अगेंस्ट पड़े या इनके लिए पड़े? देखो शोपन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो वोट प्रतिशत आरएलपी को जो मिल रहे हैं नगर निगम चुनाव में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटकर वोट आरएलपी को मिले हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में ये विश्वास जरूर है और कहीं ना कहीं ये जनता के मूड में है, जनता भी चाहती है कि तीसरा विकल्प राजस्थान में पनपे। और तीसरा विकल्प अगर आपने देखा विगत 70 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यह शासन किया है, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता जनार्दन संतुष्ट लेकिन नहीं 70 वर्षों में ये भी देखा कि राजस्थान ने कभी तीसरा मोर्चा बनने ही नहीं दिया या उसको बहुत ज्यादा पनपने नहीं दिया। इस बार आप क्यों डिफरेंट होंगे, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे आप एक बात समझाइए। देखिए, बोर्ड किसी का भी बने जी स्वप्निल जी, वार्ड जितने जो जीत रहा है उसके लिहाज से मैं कह रहा हूं, आपने जो कुछ भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा उसे पूरी तरह पब्लिक ने खाया नहीं है। जो भी आपने परोसा, आपने जो भी थाली सजा के दी, वो पूरी तरह लोगों के गले के नीचे नहीं उतरी। आपने चालू किया था ब्लैक पेपर से, फिर आप लाए थे विजन डॉक्यूमेंट। बोले आशीष जी। स्वप्निल जी, आशीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपकी बात आधी ही सुन पाया हूं। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं। हाँ, अब सुन पा रहा हूं। आशीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जी शहर की सरकार के लिए लोगों के सामने जो थाली परोसी उसमें ब्लैक पेपर रखा और विजन डॉक्यूमेंट रखा, लेकिन वो लोगों के गले पूरी तरह उतरा नहीं है। भले ही बोर्ड आप बना लीजिए, लेकिन कांग्रेस भी अगर ठीक ठाक वोट जीत रही है, इसका मतलब है कि लोगों ने आपकी बातों को हाथों हाथ लिया नहीं है। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मैं बता रहा हूं, आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा ना। जनता की प्रायोरिटी क्या होती है? जनता को पता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो जो कार्य होते हैं भाई, वार्ड में काम क्या होता है? वार्ड का कार्य होता है कि वहां पे सफाई रहे, पार्क अच्छे से मेंटेन हो, लाइट की व्यवस्थाएं हो, उसके बाद सड़कें अच्छी हो, और बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो तो वार्ड स्तर की बजाय स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे तय होते हैं। तो देखिए, अभी तक जो पर आपने वादे तो सेंटर के स्तर तक कर दिए थे। 6 के 6 बोर्ड आप अपना विजन डॉक्यूमेंट देखिए, आपने वादे तो सेंटर के स्तर तक कर दिए थे।
मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लोगों ने आपकी जो थाली आपने हमने परोसी जो- उसे गले जो के नीचे विजन- क्यों नहीं उतारा पूरी तरह? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जयपुर हेरिटेज में हम बढ़त हैं, वहाँ पे बोर्ड बनाने की ओर जा रहे हैं। कोटा में, जोधपुर में हमने बना लिया है एक बोर्ड, उसके बाद कोटा में भी हम साउथ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने, जबकि उल्टा है, यहाँ पे तो जनता ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया। ये प्रश्न आपको कांग्रेस से पूछना नहीं, चाहिए। मैं वो उनसे पूछूंगा उनके साथ क्या हुआ, कि भाई लेकिन आप उनके कांग्रेस भी की वार्डों की वर्तमान में संख्या सरकार देखिए, ऐसे है, नगण्य नहीं है, कड़ी से कड़ी जोड़ना, ऐसे नगण्य नहीं है। वो उपस्थिति दर्ज कराए नगण्य हैं, वाली अच्छी खासी तो कराए होती हुए नहीं हैं। ना। नगण्य देखिए, नगण्य जब उनके प्रदेश में कांग्रेस, देखिए जब प्रदेश में उनकी सरकार है तो वो नगण्य तो क्यों होगी उनकी स्थिति है। ये तो हम भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि उनकी स्थिति नगण्य और स्वतंत्र कि अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा भी नहीं कि स्थिति नगण्य हो, उनको भी बने रहना चाहिए। तो जनता कंपेयर करेगी, अब जब बोर्ड बनेगा तो जनता कंपेयर करेगी किसका बोर्ड अच्छा कार्य करता है। ये तो अच्छा है, एक फेयर कंपटीशन जनता ने दिया है। ये पहली बार है कि बीजेपी इस तरीके से बोल रही हो, नहीं तो आप तो कांग्रेस मुक्त भारत के नीचे बात कर ले और उस चीज को न परोसने, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, देखिए, मैं कांग्रेस सत्येंद्र मुक्त भारत भारद्वाज का जी, मतलब एक कांग्रेस मुक्त भारत जो स्वप्निल जी है, ठीक है, मैं सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए ठीक है, ये नतीजे आपको एक राहत की सांस दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी जो परफॉर्म कर रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बोलते तेरा जादू चल गया। ऐसा जादू नहीं चला है सरकार का, मतलब इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं है। जी मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह शहरी सरकार बनाने में अपने आप को पारंगत और निपुण मानती थी, उन शहरी सरकारों के अंदर तीनों निगमों में जनता ने उनको ये आईना दिखा दिया। खास करके भी जैसा कि आप बता रहे थे और मैंने भी देखा कि इनका विजन डॉक्यूमेंट और ब्लैक पेपर जो आया था, ये वो झूठ का पुलंदा था। जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। आप देखो, मेरा सवाल आपसे कांग्रेस से जुड़ा हुआ है सत्येंद्र जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप बीजेपी के भी नंबर्स देखिए, मैं बिल्कुल, है ना जी, आप बीजेपी के भी नंबर्स देखिए। ऐसा नहीं है कि हमारे नंबर कौन से कम है, उनके भी नंबर ठीक ठाक। मैं ये कहना चाहता हूँ, जोधपुर की बात कर ले, नहीं मैं जोधपुर की आप बात करना चाहेंगे, कोटा दक्षिण की बात करना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो परिणाम हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं, वो बिल्कुल जीरो के बराबर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर गई हो, ठीक है, नहीं मैं कहना चाहता हूं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, कभी पूरे परिणाम, लेकिन इसको जादू चल गया तो नहीं बोलेंगे ना, मतलब लोगों के बीच में कुछ समस्याएं हैं जो आपकी नजर में आनी चाहिए, आ रही हैं क्या? बिल्कुल जादू चल गया। मैं स्वप्निल जी मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल जादू चल गया। कैसे चल गया कोई सर? संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो क्लेम होता था कि हम शहरी सरकार के धुरंधर हैं, हमारी शहरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है, हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारा ये है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो गुणगान और गाथा गाते थे, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ नहीं, लेकिन का कोई ऐसा, लेकिन क्या इन नतीजों में ये नहीं छुपा हुआ तो टूट गया कि कुछ है इश्यूज प्रदेश में, ऐसा नहीं है जिनको लेकर चर्चाएं हैं, नाराजगी है, वो भी इन नतीजों में छुपा है सर? क्या वो कांग्रेस देख पा रही है? नहीं मैं ये बता नहीं कांग्रेस पार्टी, अन्य मुख्यमंत्री जी इन सब इश्यूज को देखते हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ हैं या हमारे फेवर में है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई चीज को लेके इंगित करता है कि हमारी गलती है तो हमें उसमें सुधार की हमारी एक इच्छा शक्ति रहती है। भारतीय जनता पार्टी की जैसे हम ये नहीं कहते कि नहीं हमने जो कर दिया वो सत्य है। हम ये चाहते हैं कि विपक्ष का जो तरीका है वो सरकार को ऊपर बात करे, सरकार की कोई गलत नीति है तो उस पर चर्चा करे, सदन के अंदर करे, जनता के बीच में जाके करे, हम उसमें अवश्य सुधार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी की तरह हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम कथनी और करनी में फर्क नहीं रखते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है, और माननीय अशोक मैं एक सवाल आप दोनों से और लेना चाहता हूं, फिर मैं छुट्टन यादव जी के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सत्येंद्र भारद्वाज जी आपसे चालू करने वाला हूं। मैं ये चालू करने वाला हूं कि ये पूरा चुनाव आपने सचिन पायलट को एक्सक्लूड करके लड़ा और इस तरह के नतीजे आए हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भी हम उनको बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं देखने वाले हैं मोटे तौर पर, है ना सत्येंद्र जी? नहीं मैं आपको कहना चाहता हूं सचिन जी कि सचिन पायलट जी को इसमें कहीं भी दूर नहीं रखा गया। वो बिहार में चुनाव थे, वहां व्यवस्थित थे। बिहार का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव था, ये लोकल चुनाव था, लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है, स्थानीय नेताओं का चुनाव होता है, उसमें विधायक की ज्यादा भूमिका होती है, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों की ज्यादा भूमिका नहीं रहती। मैं ये कहना चाहता हूँ फिर गजेंद्र जी को क्यों दूर रखा, वसुंधरा जी को क्यों दूर रखा? इनके आऊंगा, मैं उसी सवाल के साथ आशीष जी के पास जाने वाला हूं, लेकिन पहले आपसे समझ लूं कि आपकी पार्टी में किसी तरह का कोई शिफ्ट अभी नहीं है। नहीं मैं ये कहना चाहता हूं,
हमारी पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी इन दिनों में डॉक्यूमेंट्स निकाले, पोस्टर बने, बैनर्स बने, उनमें वसुंधरा जी कहां थी? मेरे को प्रश्न करने का वैसे कोई हक नहीं है। वैसे मैं ये थे कहना तो चाहता आपके हूं उसमें सचिन कि पायलट जी भी अंतर्द्वंद नहीं, और पर मैं उस पर भारतीय डिबेट कर जनता चुका हूं। पार्टी में जितना उस पर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं एक नहीं सत्येंद्र जी उस पर नहीं जाते। मैं बताना चाहता हूं, नहीं सत्येंद्र जी मैं उस ये पर कहना नहीं चाहता हूं जाते। कि भारतीय जनता ठीक पार्टी है में आशीष जितना अंतर्द्वंद आशीष जी और कलह मुझे एक हमारी बात आप भी पार्टी के अंदर बताइए, ऐसा नहीं आप है। आपके भी आप जहां पर बैठे हुए वहां पर टीवी लगा हुआ है, आप भी नंबर्स को देख रहे हैं। अब इन नंबर्स को देखने के बाद मुझे बताइए कि क्या वसुंधरा जी की कमी महसूस हुई? नहीं देखिए स्वप्निल जी, पहले तो आपने जो कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा था कि इनका जादू चल गया, उन्होंने स्वीकार किया जादू चल गया। ठीक है। तो आप देखिए, मैं देख रहा हूँ अभी जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं, हेरिटेज में भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कांग्रेस को कर रही है। बहुमत नहीं मिल रहा है, जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूँ। जयपुर ग्रेटर में जो मैं देख रहा हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं, परफॉर्म नहीं, कर नहीं, रही है। आप मुझे ये बहुमत की बताइए, ओर क्या बढ़ रही है। वसुंधरा जी की देखिए, कमी आप महसूस देखिए, कर रही है 33 पार्टी? भारत बीजेपी के हैं, है ना? ये तो आंकड़े और इसका- सुधरते अगर वसुंधरा जी होती, आपको नहीं, ऐसा लगता है? वसुंधरा जी बड़ी नेता है, 10 साल मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सर सिवाय 2 बार मतदान की अपील बड़ी के नेता किया हैं, क्या इन वसुंधरा चुनावों जी में? भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नहीं देखिए, ऐसा है तो मुख्यमंत्री स्वयं भी नहीं गए जोधपुर, मुख्यमंत्री स्वयं जोधपुर नहीं गए, वो अपना वोट डालने ही नहीं गए। गजेंद्र जी कौन से तो गए? गजेंद्र सिंह भी, नहीं, गजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री शेखावत भी को वोट अपना नहीं डाल वोट पाए डालने आशीष नहीं जी। लेकिन छुट्टन यादव, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, वोट मुझे की मुझे जानकारी सिंसियरली तो बताइए, कोई जानकारी आप नहीं भी है। तो लगभग वन मैन पार्टी हैं। लगता है कोई तकनीकी खामी आई है। ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं।